जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ टू एक्सेल में। अब हम लोग बात करेंगे, जो हम लोग ने वेव की बात की, तरंगों की बात की, तो उनसे रिलेटेड कुछ गुण के बारे में, ठीक है, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो हमने देखा था तरंगे क्या होती हैं। तरंगे वो चीज़ होती हैं या धाराएं वो होती हैं जिनसे ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अब ये आगे ये हम लोग डिस्कस करेंगे या हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि ऊर्जा का जो स्थानांतरण है वो कितनी जल्दी से हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, और ऊर्जा के स्थानांतरण का दैर्ध्य क्या है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य क्या है, मतलब वेवलेंथ क्या है, वेग क्या है, स्पीड क्या है, और फ्रीक्वेंसी क्या है। आयाम की बात नहीं करेंगे, एम्पलीट्यूड की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जनरली वहां से क्वेश्चन नहीं फ्रेम हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग वेवलेंथ की बात करेंगे, हम लोग स्पीड की बात करेंगे, और हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले ये, ठीक है, ये है। ठीक है, सबसे पहले हम वेवलेंथ के बारे में देखते हैं, तरंग दैर्ध्य के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था ट्रांसवर्स वेव्स या अनुप्रस्थ तरंगों में ऐसे ऐसे होते हैं ना, ऐसे ऐसे जो आपको दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे होती हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे होती हैं। तो जो क्रेस्ट है, ये ऊपर वाले क्रेस्ट होते हैं, जो मैक्सिमम विस्थापन ऊपर की तरफ होता है, जो सबसे ज़्यादा स्थापन, उच्चतर स्थापन विस्थापन जो ऊपर की तरफ होता है, उसको हम लोग क्रेस्ट कहते हैं, नीचे वाले को ट्रो कहते हैं। ठीक है, दो सक्सेसिव क्रेस्ट या दो सक्सेसिव ट्रो के बीच को हम लोग क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ये हमने ट्रांसफर वेव्स में देखा था। अनुदैर्ध्य तरंगों में क्या देखा था, अनुदैर्ध्य तरंगों में ये देखा था, ऐसे ऐसे खूब डार्क सी थी, और ये तो एक जगह संपीड़न देखा था, कंप्रेशन देखा था, और एक जगह देखा था रेयरफैक्शन, विरलन। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्रेशन या संपीड़न, और ये हमारा बीच वाला पार्ट था, ये जो हम इसको येलो येलो बना देते हैं, ये येलो अच्छा है ज़्यादा। ठीक है, ये जो ये पार्ट है, ये जो ये पार्ट है, येलो पार्ट है, ये क्या था, ये था रेयर फैक्शन। ठीक है, ये था रेयर फैक्शन। ठीक है, रेयर फैक्शन मतलब विरलन। अब जो दो संपीड़न के बीच जो दूरी थी, उसको हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग में तरंग दैर्ध्य मानते थे, वेवलेंथ मानते थे। ठीक है, तो वेवलेंथ ये है टू, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू टू सक्सेसिव क्रस्ट। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट, सक्सेसिव क्रस्ट को क्या बोलेंगे, हम लोग वेवलेंथ बोलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टेंस ट्रैवल वेव ड्यूरिंग वन पीरियड। ठीक है, तो जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं तरंगे, जितना भी दूरी तय करती हैं तरंगे एक पीरियड में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहते हैं वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य। ठीक है, देख लेते हैं टाइम पीरियड के बारे में क्या लिखा हुआ है। इन केस ऑफ अ वेव प्रोपोगेटिंग अ मीडियम, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड होता है। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है, जितना भी एक मिनट में, ठीक है, एक मिनट में एक वाइब्रेशन करने में जितना भी समय लगता है, उसको टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको समय कहते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। ठीक है, तो कितनी ड्यूरिंग प्रोपोगेशन ऑफ वेव इन द मीडियम, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ अकरेंसेज ऑफ रिपीटिंग इवेंट पर यूनिट ऑफ टाइम बाय पार्टिकल। ठीक है, तो जितनी बार जो कंपन हो रहा है वो रिपीट हो रहा है, बार बार दोहराया जा रहा है। अगर कंपन दोहराया जा रहा है तो जितनी बार कंपन दोहराया जाता है उसको हम लोग आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। ठीक है, उसको हम लोग आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। ड्यूरिंग प्रोपोगेशन ऑफ वेव इन द मीडियम, जब भी तरंग का संचरण होता है, तो जो भी जितना भी ऑसिलेशन होता है, जितना भी विस्थापन होता है, जितनी बार होता है, या जितनी बार भी जो है वो दोहराया जाता है, ऊपर नीचे या आगे पीछे वाली चीज़ें जितनी बार भी दोहराई जाएंगी उनको हम लोग आवृत्ति कह देते हैं। ठीक है, कंपन अगर लंबवत हो रहा है तो कितनी बार लंबवत कंपन हुआ जा रहा है, ये आवृत्ति होगी। और अगर कंपन जो है उसी दिशा में हुआ जा रहा है, ऊर्जा तरंग के संचरण की दिशा में हुआ जा रहा है, तो वो जितनी बार संचरण हो रहा है, जितनी बार ऊर्जा मतलब जितनी बार कंपन हो रहा है, जितनी बार कणों का कंपन हो रहा है उसी दिशा में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ अकरेंसेज ऑफ रिपीटिंग इवेंट, या तो क्रेस्ट ट्रो या टू एंड फ्रो। ठीक है, क्रेस्ट ट्रो कितनी बार रिपीट हो रहा है वेव में, और या तो टू एंड फ्रो कितनी बार रिपीट हो रहा है, इस चीज़ को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ठीक है, अब रिलेशन होता है, एक रिलेशन याद रखिएगा बिटवीन फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड वेवलेंथ। ठीक है, तो ये तीन जो धुरी हैं या तीन जो गुण हैं, इनके बीच हम लोग को रिलेशन देख लेना है। ठीक है, इनके बीच रिलेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इनके बीच रिलेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट एप्लीकेशन यहीं से पूछा जाता है। ठीक है,
अब देखते हैं कैसे रिलेशन बना है। तो स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा। लैम्डा क्या है, लैम्डा को वेवलेंथ बोला जाता है, ठीक है, लोअर केस लैम्डा को वेवलेंथ बोला जाता है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, लैम्डा जो है लोअर केस वेवलेंथ, लोअर केस लैम्डा जो है वो वेवलेंथ कहलाती है, ठीक है। तो ये जो लैम्डा है ये वेवलेंथ हो गया। एन क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एन क्या है, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, कितनी बार वो दोहरा रहे हैं, वो कंपन दोहरा रहा है अपने आप को, ये होती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया, वेग इज इक्वल टू आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अब वेवलेंथ क्या होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है, तो आवृत्ति किस पे डिपेंड करती है, आवृत्ति जो है इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है टाइम पीरियड के, ठीक है। जितनी ज़्यादा आवृत्ति उतना कम टाइम पीरियड, जितनी ज़्यादा टाइम पीरियड उतनी कम आवृत्ति, ठीक है। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, ठीक है। जितनी ज़्यादा आवृत्ति उतना कम टाइम पीरियड। जो जो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी है मतलब जो समय है और जो आवृत्ति है ये आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है, ठीक है। देयरफॉर v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी, मतलब जो स्पीड ऑफ वेव होगी वो क्या होगी, वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है, वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। ये फॉर्मूला होता है, ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिया है स्पीड क्या है, वेग क्या है, वेग किस पे निर्भर करता है, तो वेग आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य पे निर्भर करता है। आवृत्ति किस पे निर्भर करती है, आवृत्ति निर्भर करती है टाइम पीरियड पे, ठीक है, लेकिन इन्वर्सली रिलेटेड होती है, ठीक है। अगर टाइम पीरियड बढ़ता है, समय बढ़ जाता है तो आवृत्ति कम हो जाती है, आवृत्ति अगर बढ़ती है तो समय ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। आवृत्ति बढ़ती है तो समय कम हो जाता है, समय बढ़ता है तो आवृत्ति कम हो जाती, आवृत्ति ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये इन्वर्सली रिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो टाइम पीरियड कम होगा, टाइम पीरियड बढ़ा तो आवृत्ति कम हुई या फ्रीक्वेंसी कम हुई, ठीक है। तो इसलिए स्पीड क्या हो जाती है वेव की, लैम्डा अपॉन टाइम पीरियड, मतलब लैम्डा अपॉन टाइम पीरियड। या तो ये होगा एक फॉर्मूला, ठीक है, इसको हटा देते हैं, लाल लाल ज़्यादा दिख नहीं रहा है, ये एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। एक फॉर्मूला ये हो गया, मतलब स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। और कहीं अगर आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है तो आप स्पीड इज इक्वल टू कैसे कर सकते हैं, 1 टाइम पीरियड इंटू लैम्डा, ठीक है, इंटू लैम्डा। तो ये लैम्डा अपॉन टाइम पीरियड हो गया, ये लैम्डा है, ठीक है, लैम्डा अपॉन टाइम पीरियड, ये इंटू है, ठीक है। इसको लैम्डा अच्छे से बना देते हैं, कोशिश करते हैं, ये लैम्डा है, ठीक है, लैम्डा अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है, लैम्डा अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक रिलेशन देखा टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, स्पीड और वेवलेंथ में, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आखिरी चरण में, जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे किसकी बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करने से पहले हम आपको एक चीज़ समझा दें यहाँ पे, क्योंकि हम इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये सब बहुत, एक चीज़ और हम आपको बता दें इसी में कि तरंग दैर्ध्य क्या होते हैं। तरंग दैर्ध्य में ये देखिए, तरंग दैर्ध्य जब तरंग दैर्ध्य के बीच की जब दूरी कम होती जाती है तो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, ठीक है, आवृत्ति बढ़ती जाती है, ठीक है। ये देखिए आप, जब तरंग दैर्ध्य छोटी होती जा रही है तो आवृत्ति बढ़ती जा रही है, ठीक है, आवृत्ति बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे हमने टाइम पीरियड और इसकी भी आप एक देख सकते हैं, 1 मिनट में या 0.8 सेकेंड में, 0.6 सेकेंड में, 0.4 सेकेंड में और 0.2 सेकेंड में, ठीक है। तो वेवलेंथ जो है, तरंग दैर्ध्य जो है, ये क्या है, ये टाइम पीरियड से डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो ये बात हो गई स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ की, ठीक है। देखिए पहले तरंग दैर्ध्य जो है छोटी छोटी है तो इनकी आवृत्ति कम है, ठीक है। तो ये आवृत्ति और वेवलेंथ पे भी, मतलब आवृत्ति और वेवलेंथ का भी एक रिलेशन है, ठीक है। आवृत्ति देखिए बढ़ रही, आवृत्ति बढ़ रही है जब तरंग दैर्ध्य छोटी हो रही है, ठीक है, आवृत्ति बढ़ रही है जब तरंग दैर्ध्य छोटी हो रही है और टाइम पीरियड कम हो रहा है, ठीक है। तो टाइम पीरियड कम हुआ जा रहा है, ठीक है। ये तीनों रिलेशन आप इस मेथड से देख सकते हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, ये ऑपोजिट है मैकेनिकल वेव्स के, ठीक है, अपोजिट है किसके, मैकेनिकल वेव्स के, ठीक है, ये मैकेनिकल वेव्स के ऑपोजिट है। किस प्रकार में, माध्यम के आधार पे, ठीक है। हमने आपको बताया था मैकेनिकल वेव्स क्या है, इनको माध्यम चाहिए होता है, मैकेनिकल वेव्स को माध्यम चाहिए होता है ऊर्जा के स्थानांतरण में, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या है, ऊर्जा के स्थानांतरण में कोई भी माध्यम नहीं चाहिए, ठीक है। दीज वेव्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इनकी एग्जाम्पल क्या है, जैसे एक्सरे है, लाइट है, देखिए लाइट क्या है, लाइट मैकेनिकल भी है और लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी है। लाइट मैकेनिकल कैसे है, क्योंकि लाइट मीडियम में भी ट्रैवल करती है, बिना मीडियम के भी ट्रैवल कर लेती है, तो लाइट मैकेनिकल भी हो गई, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो गई।
द स्पीड ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर सेम एंड ऑल ट्रैवल इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी स्पीड सेम है और वो सेम स्पीड से ट्रैवल करती हैं। कहाँ पे? वैक्यूम में। बस ये याद रखिएगा, वैक्यूम में, मीडियम में नहीं, वैक्यूम में। किसी मीडियम में आ जाएंगी तो मीडियम के जो गुण हैं, किसी माध्यम के गुण हैं, उनके हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो है डायरेक्शन या स्पीड बदल जाएगी। ठीक है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद फ्रीक्वेंसीज रेंजिंग बिलो 1 हर्ट्ज टू अबाउट 10⁻⁵ हर्ट्ज। ठीक है, ये सारी बातें अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद शॉर्टेस्ट रेंज ऑफ वेवलेंथ हैव हायर एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, ये बहुत बड़ी वेवलेंथ दिख रही है, इसमें कम एनर्जी। ठीक है, अभी छोटी वेवलेंथ आएगी, अभी छोटी तरंग दैर्ध्य आएंगी तो उनमें एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। ये देखिए छोटी होती जा रही है ना, ये देखिए ये इतनी बड़ी है, इनमें एनर्जी बहुत कम है। ठीक है, और जो बहुत छोटी हो जाएंगी उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है। ठीक है, एंड वाइल लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रेंज हैव लेस एनर्जी। ठीक है, ये बड़ी वेवलेंथ है, इनमें कम एनर्जी, इनमें तरंग दैर्ध्य इनमें कम ऊर्जा है। जो छोटी तरंग दैर्ध्य हैं वो उनमें ज़्यादा ऊर्जा है। ठीक है, आप इससे यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि जो अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं उनकी वेवलेंथ कैसे बढ़ती जाती हैं या कैसे घटती जाती हैं, और अलग अलग जो रेज होती हैं उनकी वेवलेंथ क्या होती हैं। ठीक है, आप यहाँ गामा रेज देख रहे हैं, आप यहाँ क्या देख रहे हैं? गामा रेज देख रहे हैं। ठीक है, गामा रेज देख रहे हैं हम लोग, इसकी जो वेवलेंथ है 10⁻⁻12 मीटर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मतलब हल्का सा दिमाग में रखिएगा कंपैरिजन के लिए। इनका जो साइज होता है वो एटॉमिक न्यूक्लियस होता है, मतलब माइक्रोस्कोपिक होती है। ठीक है, एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साइज की होती है, मतलब एकदम माइन्यूट, एकदम महीन। ठीक है, दूसरी बात यह है कि यहाँ पे देखिए इनके बीच की वेवलेंथ कितनी कम है। ठीक है, वेवलेंथ कितनी कम है, वेवलेंथ कैसे मेजर करते हैं इस बारे में हम लोग ने चर्चा की थी। ये वेवलेंथ, ये अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स का, लाइट ऐसे प्रोपोगेट कर रही है और ये ऐसे क्या हो रहा है, ये ऐसे ऑसिलेट हो रहे हैं मटेरियल्स पार्टिकल्स अंदर, ये हम लोग ने देखा था। तो ये जो ऊपर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अपर साइड में बनाते हैं इनको कहा जाता है ट्रो। ठीक है, और सॉरी, इनको कहा जाता है क्रेस्ट, CREST क्रेस्ट। ठीक है, CREST क्रेस्ट। और जो नीचे वाली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन है इसको कहा जाता है ट्रो, इसको कहा जाता है ट्रो। तो जो दो सक्सेसिव ट्रोज या सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो मिनिमम डिस्टेंस होती है बिटवीन सक्सेसिव क्रेस्ट या सक्सेसिव ट्रोज में, उनको हम वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, अब हम इसमें देख पा रहे हैं वेवलेंथ बहुत कम है, मतलब जो दो सक्सेसिव क्रेस्ट हैं वो बहुत पास है। ठीक है, इतनी वेवलेंथ है आपकी, इतनी, इससे भी ज़्यादा कम होंगी। ठीक है, इतनी वेवलेंथ, एकदम पॉइंट से भी कम ज़्यादा वेवलेंथ है इनकी। ठीक है, पॉइंट से भी कम वेवलेंथ है इनकी। ठीक है, तो ये बात हमने देखी थी गामा रेस के बारे में। ठीक है, गामा रेस के बारे में हमने ये देखा कि गामा रेस की जो वेवलेंथ है वो कितनी है, 10⁻⁻12 मीटर है। साथ ही साथ ये देखा इनका साइज किस साइज का होता है, एटॉमिक न्यूक्लियस साइज का होता है, और उनकी वेवलेंथ देखी कितनी ज़्यादा कम है। ठीक है, अब हम लोग एक्स रेस पे आते हैं। एक्स रेस का जो साइज है, एक्स रेज की जो वेवलेंथ का साइज है वो कितना है, 10⁻⁻10 मीटर, नैनोमीटर। ठीक है, ये नैनोमीटर्स में होती है क्योंकि ये 10⁻⁻10 पार्ट ऑफ मीटर है, मतलब ये मीटर है उसका एक इतना पार्ट होंगी ये एक्स रेज। ठीक है, उसका इतना पार्ट होंगी ये रेज। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये है नैनोमीटर में। ठीक है, तो नैनोमीटर इनकी रेज है कितनी, 10⁻⁻10 मीटर इनकी वेवलेंथ है। इनका रिलेटिव साइज एटम के बराबर है, क्योंकि इससे छोटी जो वेवलेंथ वाली रेज थी वो गामा रेज थी, और एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, तो वो न्यूक्लियस के बराबर थी, ये एटम के बराबर है। अब इनके बीच आप देखिए दूरी थोड़ी सी बड़ी हुई है। ठीक है, इनके जो सक्सेसिव क्रेस्ट है या सक्सेसिव ट्रोज है इनके बीच की दूरी थोड़ी सी बड़ी हुई है। ठीक है, थोड़ी सी हमें बड़ी हुई दिख रही है, मतलब इनकी जो वेवलेंथ है वो गामा रे से तो ज़्यादा है। ठीक है, गामा रे से ज़्यादा वेवलेंथ है इनकी, हम लोग इसको देख पा रहे हैं। ठीक है, हम लोग इसको आराम से देख पा रहे हैं, ये देख रहे हैं। ठीक है, अब आती है अल्ट्रावायलेट वेव्स रेज। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं इनका जो वेवलेंथ होती है वो 10⁻⁻8 नैनोमीटर पार्ट होती है। ठीक है, अब इनका रिलेटिव साइज किसके बराबर होता है, तो डीएनए के बराबर होता है। ठीक है, डीएनए भी हमें नेकेड आई से तो दिखता नहीं है, ये भी माइक्रोस्कोपिक ही होता है। ठीक है, तो ये इनकी जो साइज है वो डीएनए के साइज की होती है, पर एटम से बड़ी होती है, मतलब एक्स रेज से इनकी जो वेवलेंथ है वो बड़ी होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है, ट्रोज, सक्सेसिव ट्रोज के बीच में और सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं। मतलब
क्या है इसका मतलब, ये है इसका कि इनकी वेवलेंथ अब बढ़ रही है, ठीक है, वेवलेंथ अब बढ़ी जा रही है, ठीक है, वेवलेंथ क्या हो रहा है, अब बढ़ रही है रेस की, ठीक है, यूवी रेस की वेवलेंथ इतनी हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा डिस्टेंस देख रहे हैं। अब देखिए और डिस्टेंस बढ़ गई, ये हमारी विजिबल लाइट वेव्स हैं, ठीक है, विजिबल लाइट वेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो 10⁻⁻⁶ मीटर होती है, या 10⁻⁶ नैनोमीटर होती है, ठीक है। ये किसके साइज़ के बराबर होती है, ये भी बैक्टीरिया के साइज़ के बराबर होते हैं, ठीक है। अभी भी हम कोई नेकेड आई से कुछ नहीं देख पाएंगे, अभी भी हमको माइक्रोस्कोप चाहिए होगा इन वेव्स को मेजर करने के लिए, इन वेव्स को ऑब्जर्व करने के लिए। इनके बीच आप देखिए डिस्टेंस बढ़ा है, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ा है मतलब क्या हुआ है, क्रेस्ट और ट्रो के बीच, मतलब 2 सक्सेसिव क्रेस्ट और 2 सक्सेसिव ट्रोज के बीच डिफरेंस बढ़ा है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इनकी वेवलेंथ बड़ी हो रही है, ठीक है। तो जब अब हम लोग जिस स्पेक्ट्रम में मूव कर रहे हैं वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पे वेवलेंथ बढ़ रही है, ठीक है। ये विजिबल लाइट की बात थी, यहाँ पे ये बैक्टीरिया के बराबर है और इनके बीच का हम डिस्टेंस देख पा रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम इंफ्रारेड वेव्स से, ठीक है। इंफ्रारेड वेव्स की वेवलेंथ क्या होगी, 10⁻⁻⁴ मीटर 6 मीटर, ठीक है, 10⁻⁻⁶ मीटर होगी, ठीक है। इसकी जो रिलेटिव साइज है वो पिन टिप की साइज की है, ठीक है, पिन टिप की साइज की है, ये पिन क्या टिप है। अब हम जाके थोड़ा थोड़ा चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, पिन का टिप जो है हम ऑब्जर्व कर सकते हैं विदाउट द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप। और इंफ्रारेड में देखिए कितना ज़्यादा अब डिस्टेंस हो गया है, ठीक है, वेवलेंथ कितनी बड़ी जा रही है, ठीक है, वेवलेंथ कितनी बड़ी होती जा रही है, ठीक है, वेवलेंथ कितनी बड़ी होती जा रही है। आप देख रहे हैं सक्सेसिव क्रेस्ट में और सक्सेसिव ट्रोज में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो इंफ्रारेड रेस अब बड़ी होती जा रही है, ठीक है, ये बड़ी हो गई विजिबल रेस से। अब इंफ्रारेड रेस के बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे माइक्रोवेव्स और बड़ी वेवलेंथ दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए और ज़्यादा बड़ी वेव्स हैं, इनका जो वेवलेंथ है वो -2 मीटर है, 10⁻⁻² मीटर है, ठीक है। इनका जो साइज़ है ये डाइस के साइज़ का है, जो पासा हम लोग खेलते हैं उस साइज़ का है। देखिए कितनी ज़्यादा क्रेस्ट और सक्सेसिव क्रेस्ट या सक्सेसिव ट्रोज के बीच कितनी ज़्यादा दूरी है, कितना ज़्यादा डिस्टेंस है, जिसका मतलब ये है कि इनकी वेवलेंथ और ज़्यादा बड़ी हुई है, ठीक है। तो हम लोग अब इंक्रीजिंग वेवलेंथ की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग वेवलेंथ की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जहाँ पे जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। अब ये आती है रेडियो वेव्स लास्ट में, ठीक है, इनके बीच आप दूरी देखिए कितनी ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, ये देखिए कितनी ज़्यादा बड़ी दूरी है, ये 2 सक्सेसिव क्रेस्ट में या 2 सक्सेसिव ट्रोस में देखिए कितनी ज़्यादा दूरी है। तो इनकी जो वेवलेंथ है वो लगभग 1000 मीटर है, ठीक है, 1000 मीटर है ये। और इनकी जो रिलेटिव साइज़ है ये माउंटेन रेंज के साइज़ की होती है, ठीक है, माउंटेन रेंज के साइज़ इनका होता है रेडियो वेव्स का, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कितनी ज़्यादा इनकी वेवलेंथ कितनी बड़ी हुई है, ठीक है, वेवलेंथ कितनी ज़्यादा है इनकी। और ये इनका साइज़ भी देखा हमने माउंटेन रेंज के साइज़ की है, ये आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी जो है वेवलेंथ हो रही है, वेवलेंथ इनकी कितनी बड़े बड़े में पास हो रही है। तो ये हमारा हुआ पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की रिस्पेक्टिव वेव्स, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमने गामा रेज देखा, हमने एक्स रेज देखा, हमने विजिबल रेज देखा, हमने इंफ्रारेड वेव्स देखा, माइक्रोवेव्स देखा और हमने फिर रेडियो वेव्स देखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये एक ब्रॉड आइडिया ले लिए हैं। अब इन्हीं रेज से रिलेटेड जो इनके एप्लीकेशंस हैं, जो इनके और फाइनर पॉइंट्स हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा था कैसे वेव्स जो होती हैं वो प्रोपोगेट करते हुए टू एंड फ्रो मोशन में अपना वेवलेंथ सेट करती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आपको बताया था वेवलेंथ कैसी होती है, वेवलेंथ जो होती है वो 2 क्रेस्ट या 2 ट्रो के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है। क्रेस्ट और ट्रो क्या होते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट होते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये लाइट ऐसे ट्रैवल कर रही है तो मैक्सिमम अपवर्ड और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट जो होती है, मैक्सिमम जहाँ तक ऊपर जहाँ तक मैक्सिमम जा सकती है और नीचे जहाँ तक आ सकती है, तो उसको क्रेस्ट कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को ट्रो कहते हैं, ठीक है। आपको यहाँ दिख रहा है, तो ये वेवलेंथ बता रही है आपको, ठीक है। ये 2 क्रेस्ट के बीच की जो दूरी है ये वेवलेंथ है। अब 2 ट्रो के बीच की जो दूरी होगी वो भी क्या होगी, वो भी वेवलेंथ होगी, ठीक है। आपको ये समझ में आ रहा है, ये 2 क्रेस्ट है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है पार्टिकल्स का, पार्टिकल्स ऑसिलेट किए हैं मैक्सिमम डिस्टेंस में अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ये मीटर्स में होती हैं। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में उसको हम लोग क्रेस्ट कहते हैं। और जो वेवलेंथ होती है वो मीटर्स में मेजर की जाती हैं, या तो मीटर्स के और छोटे छोटे फॉर्म में, जैसे नैनोमीटर हो गया, ठीक है, और या तो मीटर्स में ही की जाती हैं। अब ये देखिए आप, नैनोमीटर्स में छोटी छोटी वेव्स हो जाती हैं, जैसे हमने देखा था गामा रेज में देखा था कितनी नज़दीक नज़दीक थे, तो वो 10⁻⁻12 नैनोमीटर्स हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं एनर्जी कैसे आती है या फ्रीक्वेंसी कैसे मैटर करती है। यहाँ पे हम देखेंगे वेवलेंथ के माध्यम से, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेंगी वैसे वैसे एनर्जी या कैसे कैसे वो चेंज होती जाएंगी। ये देखिए ये फ्रीक्वेंसी है, देखिए, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है, 1 सेकंड में ये इतनी दूरी तय कर रही है, ठीक है, वेवलेंथ
इतनी दूरी तय कर रही है। अब देखिए यहाँ पे वेवलेंथ बड़ी होती जाएगी, ठीक है, बड़ी होती जाएगी तो फ्रीक्वेंसी क्या है, कम होती जाएगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी अब कम होती जाएगी अगर वेवलेंथ बढ़ती जा रही है तो, ठीक है, वेवलेंथ बढ़ती जा रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होती जाएगी, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है। वेव्स पर सेकंड क्या होती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। इतनी देर में ये सिर्फ तीन ही फ्रीक्वेंसी, इनकी 3 वेव्स पर सेकंड हो पाए तो ये 3 हर्ट्स हो गई। फ्रीक्वेंसी किस में मेजर की जाती है, तो फ्रीक्वेंसी मेजर की जाती है हर्ट्स में। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो हर्ट्स होती है, आपको पता होगा, ये हम लोग ने चैप्टर 1 में डिस्कस की थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं इस साइड एनर्जी है, ठीक है, इस साइड एनर्जी है और इस साइड रेडियो है, ठीक है, इस साइड क्या है, वेव्स है, वेवलेंथ है, ठीक है। रेडियो वेव्स हमने देखा था बहुत ज़्यादा वेवलेंथ है, ठीक है, तो लीस्ट एनर्जी थी, ठीक है, लीस्ट एनर्जी थी। अब देखिए ऊपर जा रही है, ठीक है, ये कहाँ जा रही है, ये अब धीरे 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 आप ऊपर जाएंगी तब आपको समझ में आएगा। रेडियो वेव से हमने देखा था बहुत ज़्यादा वेवलेंथ, ये देखिए वेवलेंथ ऊपर है, ठीक है। अब ये वेवलेंथ जो है हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं माइक्रोवेव की तरफ, ठीक है, माइक्रोवेव की तरफ, तो इनकी एनर्जी देखिए बढ़ गई, ये देखिए जल्दी जल्दी जा रही है, ठीक है, जल्दी जल्दी जा रही है, देखिए माइक्रोवेव से जग गई, फिर इंफ्रारेड में और जल्दी जल्दी चली गई, फिर विजिबल रेज में और जल्दी जल्दी, तो इस तरह एनर्जी बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। एक्स रेज में और तेज, गामा रेज में देखिए मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है, गामा रेज में क्या हुआ, मैक्सिमम एनर्जी, मिनिमम वेवलेंथ मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है, तो वेवलेंथ इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, ठीक है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि क्या है, जो वेवलेंथ है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी की, ठीक है, हमने देखा था ये, ठीक है, हमने यहाँ पे देखा था कि कैसे जब इतनी ऐसे ऐसे हो रही थी तो एनर्जी बहुत ज़्यादा तेज थी, ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ बहुत कम थी, वेवलेंथ बहुत कम थी। और हमने ये रेडियो वेव्स के लिए देखा था, रेडियो वेव्स में वेवलेंथ बहुत ज़्यादा थी तो एनर्जी बहुत कम थी। तो लैम्डा जो वेवलेंथ होता है वो इन्वर्सली रिलेटेड होता है एनर्जी से, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये हम लोग ने वीडियो में देख लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस इन्फोग्राफिक में हम लोग जल्दी से सारे रिलेशन रिवाइज कर लेते हैं, जो जो भी रिलेशन हमने देखे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, वेवलेंथ देखा था। वेवलेंथ क्या देखी थी कि दो सक्सेसिव क्रेस्ट या दो सक्सेसिव ट्रोज के बीच की जो डिस्टेंस होती है उनको हम वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। क्रेस्ट क्या होता है तो हम आपको एक बार फिर से बता दें, जब लाइट प्रोपोगेट करती है तो उसके अंदर जिन मैटर से प्रोपोगेट करती है तो उनके पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं अप एंड डाउन, तो मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट जितना होगा और मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट जितना होगा उसको क्रेस्ट एंड ट्रो रिस्पेक्टिवली कहते हैं। अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट क्रेस्ट और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ट्रो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी बात हो गई वेवलेंथ की, क्रेस्ट की और ट्रो की, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए इस वाले से इस वाले पे आ जाइए, राइट हैंड साइड में टॉप बॉटम बॉटम राइट हैंड पेन पे देखिए कि क्या दिखा रहे हैं, ये यहाँ पे देखिए वेवलेंथ ज़्यादा है, ठीक है, वेवलेंथ ज़्यादा है, यहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा है सक्सेसिव क्रेस्ट या सक्सेसिव ट्रोज में, तो क्या है, लेस एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी देखिए लेस है, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर देखिए, इसके जस्ट ऊपर आइए टॉप राइट पेन में, तो यहाँ पे वेवलेंथ कम लग रही है, यहाँ पे वेवलेंथ क्या लग रही है, कम लग रही है, तो ज़्यादा एनर्जी, तो वेवलेंथ जो है लैम्डा जो है एनर्जी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, एनर्जी ई से अभी हम मान लेते हैं, एनर्जी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी बढ़ रही है तो वेवलेंथ कम हो रही है, ठीक है, मोर एनर्जी मतलब वेवलेंथ कम हो रही है, और वेवलेंथ बढ़ रही है तो लेस एनर्जी, एनर्जी घट रही है, ठीक है, ये हमने देखा। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 सेकंड में जितना वेवलेंथ कवर करती है डिस्टेंस उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतनी कम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये देखिए ये ज़्यादा वेवलेंथ है तो इतनी देर में ये इतनी ही कवर कर पाएगी, ठीक है, 1 सेकंड में। अभी हम ये बना दें, एक और दूसरी वेवलेंथ बना दें जिनकी जो वेवलेंथ वो बहुत कम है, ये देखिए, ठीक है, वो इतनी फ्रीक्वेंसी में इतनी देर में इतने राउंड्स कवर कर लेंगे, ठीक है, इतने राउंड्स कवर कर लेंगे, ठीक है। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी इन्वर्सली रिलेटेड है, ठीक है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी इन्वर्सली रिलेटेड है, ठीक है, ये भी इन्वर्सली रिलेटेड है, ठीक है, ये भी फ्रीक्वेंसी एफ से अभी लिख लेते हैं, बाद में इसका अच्छा नोटेशन लेंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी, वेवलेंथ घटी, ठीक है, वेवलेंथ घटी, यहाँ पे देखिए वेवलेंथ इतनी कम है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है। अब हम लोग क्या बात करेंगे, अब हम लोग सारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हमने देखी है उनके फाइनर पॉइंट्स और उनके एप्लीकेशन की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग गामा रेस की बात कर लेते हैं। गामा रेस की डिस्कवरी किसने की थी, तो हेनरी बेक्वेरेल और पॉल विलर्ड ने, ठीक है, हेनरी बेक्वेरेल और पॉल विलर्ड साहब ने गामा रेस की डिस्कवरी की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। इनकी वेवलेंथ रेंज क्या होती है, तो इनकी वेवलेंथ रेंज हमने वीडियो में देखी थी 10⁻⁻12 मीटर होती है, ठीक है। तो इनकी रेंज क्या होती है स्पेसिफिकली 10⁻⁻14 से 10⁻⁻10 मीटर तक इनकी रेंज होती है, ठीक है। एप्लीकेशंस
क्या है, इनकी मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर है, ये आप याद रखिएगा, मैक्सिमम पेनिट्रेशन जो होता है वो गामा रेज द्वारा किया जाता है, ठीक है। इट्स एप्लीकेशन इज इन न्यूक्लियर रिएक्शन और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो न्यूक्लियर रिएक्शन और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में इनका यूसेज होता है, ठीक है। गामा रेज कैन किल लिविंग सेल्स, ठीक है। गामा रेज क्या कर सकते हैं, जो लिविंग सेल्स है हमारे मार सकते हैं, ठीक है, बहुत ही हानिकारक होते हैं, ठीक है। और इनको कैंसरस सेल्स में मारने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। किसी को बहुत हाई एडवांस मतलब एडवांस स्टेज पे किसी को कैंसर होता है तो उसको रेडिएशंस दिए जाते हैं, रेडिएशंस में गामा रेज दी जाती हैं, जिससे क्या होता है जो कैंसरस सेल्स हैं वो भी मर जाते हैं, पर वो बहुत हार्मफुल होती हैं गामा रेज, क्योंकि क्या होता है साथ साथ लिविंग सेल्स भी मर जाते हैं, ठीक है। और कुछ एप्लीकेशन है रेडियोग्राफी के, तो ये क्या डिटेक्ट करते हैं, ये स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। स्टेरलाइज करते हैं मेडिकल सप्लाईज, ठीक है, मेडिकल सप्लाईज को स्टेरलाइज करते हैं, उनके जो बैक्टीरिया है उनको मार देते हैं। फूड स्पॉइलेज को किल कर देते हैं, मतलब फूड में जो भी बैक्टीरिया फंगाई उत्पन्न हो रहे हैं उनको मार देते हैं। रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हो गए। यहाँ अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के में इसके जो ये इन्फोग्राफिक दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, उसके माध्यम से इनकी एनर्जी और वेवलेंथ के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी हमने जस्ट बोला था वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज़्यादा होगी। देखिए गामा रे की जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, वो माइन्यूट है एकदम, ठीक है, बहुत माइन्यूट सी इनकी वेवलेंथ है, ठीक है। इसके बीच की दूरी देखिए इतनी कम है, ठीक है, इतनी कम है, ठीक है। इसको हम अलग से बना देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। इसको हटा देते हैं, अब हम इसको यूज़ करते हैं। हाँ, इनके बीच की दूरी देखिए बहुत कम है, इतनी दूरी है सिर्फ, ठीक है, इतनी दूरी है, इतनी कम दूरी है तो मैक्सिमम एनर्जी है, 10⁻20 हर्ट्ज की इनकी एनर्जी है, ठीक है। तो वेवलेंथ हमने क्या देखा था, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, ठीक है। वेवलेंथ इतनी कम है तो एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है, वेवलेंथ इतनी कम है तो एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। गामा रेस के बारे में बात करने के बाद अब हम लोग एक्स रेस पे बात करते हैं, ठीक है। एक्स रेस किसने डिस्कवरी की थी, तो एक्स रेस के डिस्कवरर है विलियम रॉजन, ठीक है। विलियम रॉजन साहब जो हैं इन्होंने एक्स रेस को डिस्कवर किया था, ठीक है। गामा रेस को हेनरी बेक्वेरेल और पॉल विलर्ड ने, एक्स रेस को विलियम रॉजन ने, ठीक है। अब वेवलेंथ हमने गामा रेस की देखी थी 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻10 मीटर जो है वेवलेंथ रेंज थी गामा रेस की। अब एक्स रेस की जो वेवलेंथ है वो बढ़ेगी, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये आप बढ़ेगी रेंज, ठीक है। रुकिए इसको यहाँ से दिखा देते हैं ताकि कंपैरिजन अच्छे से हो जाए, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इतनी वेवलेंथ थी, ठीक है, वेवलेंथ इतनी थी, एक्स रेज में इतनी है, ठीक है, एक्स रेज में इतनी है, ठीक है। एनर्जी यहाँ पे एकदम मैक्स थी, ठीक है, एनर्जी यहाँ पे एकदम मैक्सिमम थी, तो एक्स रे की एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है, थोड़ी सी कम हो जाएगी कंपेयर्ड विद गामा रेज, ठीक है। तो एक्स रे की एनर्जी कम होगी, वेवलेंथ बढ़ेगी। अब हम इनका एप्लीकेशन देख लेते हैं एक्स रेज का, और वेवलेंथ रेंज भी देखना ज़रूरी है। तो इनकी वेवलेंथ कितनी है, इनकी वेवलेंथ उससे कम है, मतलब मुझसे ज़्यादा है गामा रे से, 10⁻⁻10 टू 3 × 10⁻⁻8 मीटर, ये इनकी रेंज है। इट्स एप्लीकेशन इज इन द फील्ड ऑफ मेडिकल एंड इन इंडस्ट्रीज, ठीक है। मेडिकल्स में तो आप जानते ही एक्स रेज लेके आते हैं, कोई अंदर की हड्डी वड्डी टूट जाती है तो ये क्या करते हैं, डॉक्टर साहब बोलते हैं कि भैया एक्स रेज लेके आओ, तो एक्स रेज क्या करते हैं, एक्स रेज जो है मेडिकल फील्ड्स में यूज होते हैं। एक्स रेज कैन आयनाइज एटम्स, ये आयनाइज कर सकते हैं एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, पोटेंशियली कॉजिंग डीएनए डैमेज। तो ये डीएनए डैमेज, ये जो रेज होती हैं ये डीएनए डैमेज कर सकती हैं, कैंसर दे सकती हैं, और बर्थ डिफेक्ट्स ड्यू टू हाई एक्सपोजर, ठीक है। ज़्यादा एक्सपोजर होने पे क्या होता है, बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है, और डीएनए तक डैमेज हो सकता है। तो ये भी काफ़ी लीथल है गामा रेज जैसी, ठीक है। फिर अब हम लोग यहाँ पे हम लोग ने देख लिया गामा रेज और एक्स रेज, अब हम लोग नेक्स्ट रेज के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारी जो रेज है गामा रेज और एक्स रेज के बाद, तो वो है अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूवी रेज के डिस्कवरर कौन है, तो यूवी रेज की डिस्कवरी की थी जॉन रिटर साहब ने, ठीक है, जॉन रिटर साहब ने। अभी हमने देखा गामा रेज की हेनरी बेक्वेरेल और जॉन लेनर्ड, ठीक है, पॉल विलियर्ड सॉरी। एक्स रेज में हमने देखा था विलियम रॉजन साहब ने की थी। यूवी रेज जो है जॉन एन रिटर साहब ने किया है, ठीक है, इनको डिस्कवरी की है। इनकी वेवलेंथ कितनी है, 10⁻⁻8 into 4 × 10⁻⁻7 मीटर, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, वेवलेंथ बढ़ रही है, ठीक है। यूवी रेस का काम क्या होता है, तो यूवी लैम्प्स आप जानते हैं, ठीक है, बल्ब में यूज होता है। स्टेरलाइज करते हैं सर्जिकल इक्विपमेंट्स को, मतलब जो हार्मफुल बैक्टीरियाज है उनको मारते हैं। एयर इन ऑपरेटिंग थिएटर्स, ठीक है, एयर को भी स्टेरलाइज किया जाता है। फूड और ड्रग कंपनीज यूज करती हैं यूवी लैम्प्स टू स्टेरलाइज प्रोडक्ट्स, ठीक है, मतलब ये भी यूज किए जा सकते हैं बैक्टीरियल सेल्स और
जो भी पैथोजेनिक सेल्स हैं उनको मारने के लिए, ठीक है। सुटेबल डोजेज ऑफ यूवी रेस कैन कॉज बॉडी टू प्रोड्यूस विटामिन डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी किससे प्रोड्यूस होता है, तो यूवी रेस से प्रोड्यूस होता है, इसीलिए बोला जाता है जाके बाहर धूप में खड़े हो जाए, ठीक है। लेकिन उतने ही हार्मफुल होते हैं ये भी क्या कर सकती हैं, ये भी जो है डीएनए को डैमेज कर सकती हैं और ये भी कैंसर दे सकती हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये भी डेंजरस है। यूवी जो यूवी रेज है वो 3 टाइप की हैं, वेवलेंथ के हिसाब से इनका विभाजन किया गया है, डिवीजन किया गया है। तो सबसे पहले यूवी ए रेज आती हैं, इनकी जो वेवलेंथ है वो 315 से 400 नैनोमीटर तक होती हैं। 315 टू 400 नैनोमीटर की जो वेव्स होती हैं अल्ट्रावायलेट के अंदर, वो अल्ट्रावायलेट ए होती हैं, ठीक है, जो कि नहीं एब्जॉर्ब होती हैं ओजोन लेयर से, याद रखिएगा, ठीक है। ये ओजोन लेयर से एब्जॉर्ब नहीं होती हैं, जो कि काफ़ी हार्मफुल होती हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी हार्मफुल होती हैं, हमें लीथल इफेक्ट इम्पैक्ट्स प्रोवाइड कर सकती हैं, ठीक है, लीथल इम्पैक्ट हमें अफेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यूवी बी है, अल्ट्रावायलेट बी रेज है, इनकी वेवलेंथ है 280 से 315 नैनोमीटर, 280 से 315 नैनोमीटर तक इनकी रेंज है। ये ज़्यादातर एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, मोस्टली एब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर बट सम रीच अर्थ सरफेस, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी क्या है, ये दोनों ही कैंसरस हैं, ठीक है, ये दोनों ही कैंसरस हैं, ठीक है। जो थोड़ी सी अल्ट्रावायलेट बी यहाँ तक पहुंची वो भी कैंसरस है, अर्थ सरफेस तक पहुंची वो भी कैंसरस है, और जो अल्ट्रावायलेट ए है जो बिल्कुल ही नहीं एब्जॉर्ब हुई ओजोन लेयर से, वो तो हार्मफुल है ही है। अल्ट्रावायलेट सी जो है वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है बाय ओजोन लेयर एंड एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो इनकी रेंज क्या है, इनकी वेवलेंथ की रेंज क्या है, तो 100 से 280 नैनोमीटर तक इनकी रेंज है, ठीक है, इनकी जो रेंज है वो 280 नैनोमीटर तक इनकी रेंज है, ठीक है। तो हमने यहाँ यूवी रेस की बात की, इनको डिस्कवर किया था जॉन रिटर साहब ने। इनकी जो वेवलेंथ रेंज थी यूवी रेस की कंबाइंड 10 रेज़ टू द पावर -8 टू 4 × 10 रेज़ टू द पावर -7 मीटर। इनका जो यूसेज है वो कहाँ पे है, यूवी लैम्प्स में है, सर्जिकल इक्विपमेंट्स के स्टेरिलाइजेशन में है। फिर हमने यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी की बात की थी। अब हम देख लेते हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनकी कैसे मैटर करती है, और साथ ही साथ एनर्जी देखेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे गामा रेज को देखा था, गामा रेज में इतनी वेवलेंथ थी, एक्स रेज में इतनी वेवलेंथ हुई थी, अल्ट्रावायलेट में और बढ़ गई है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट में देखिए और वेवलेंथ बढ़ गई है। वेवलेंथ बढ़ी तो क्या होगा, एनर्जी घटेगी, ठीक है, एनर्जी क्या होगी, घटेगी। मैक्सिमम एनर्जी गामा रेज में थी, उससे कम एनर्जी एक्स रेज में थी, और उससे कम एनर्जी कहाँ पे होगी, उससे कम एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेज में होगी, क्योंकि वेवलेंथ और जो एनर्जी है वो किससे वो इन्वर्सली रिलेटेड है, साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी भी, ठीक है। तो ज़्यादा वेवलेंथ कम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ज़्यादा वेवलेंथ कम फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा कम वेवलेंथ सॉरी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, और जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी भी घटती जाएगी। तो वेवलेंथ किस इन्वर्सली रिलेटेड है, किससे किससे, एनर्जी से और फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। वेवलेंथ सॉरी ये लैम्डा हमें बनाना था, लैम्डा जो है ये इन्वर्सली रिलेटेड है किससे, एनर्जी से, और एफ से याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, फ्रीक्वेंसी से। तो अब हम देखेंगे विजिबल रेडिएशन। अभी हमने क्या देखा था, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस देखे थे। अब हम क्या देखेंगे, अब हम विजिबल रेडिएशंस देखेंगे, जो लाइट हमें दिखती है, ठीक है। अभी तक सारी लाइट जो थी माइक्रोस्कोपिक थी, टेलीस्कोपिक थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो लाइट देखेंगे वो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। इनकी रेंज क्या होती है, 4 × 10⁻⁷ टू 7.78 × 10⁻⁷ मीटर। मतलब मोटा मोटा देखें तो 400 से 700 नैनोमीटर जो है विजिबल लाइट होती है, ठीक है। 400 से 700 नैनोमीटर जो है ये विजिबल लाइट की रेंज है, ठीक है, विजिबल लाइट की ये रेंज है। इट इज विजिबल स्पेक्ट्रम दैट इज विजिबल टू ह्यूमन आइज एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ साइट। तो हमें इन्हीं की वजह से दिखती है, ठीक है। ये विजिबल जो वेवलेंथ है ये इनकी 10⁻⁻⁶ होती है। तो वेवलेंथ इतनी है तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी कम हो जाएगी अल्ट्रावायलेट रे से, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रे से एनर्जी कम हो गई, ठीक है, एनर्जी इनकी कम हो गई, फ्रीक्वेंसी भी कम हो गई, ठीक है। ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ थी और ये इंक्रीजिंग एनर्जी है, ठीक है। तो ये हमने देखा था इन्वर्सली रिलेटेड है। यहाँ पे ये 10⁻⁵ जो है फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और जो वेवलेंथ है वो हमने देखा 10⁻⁻⁶ मीटर है, ठीक है, -6 मीटर है। अब हम देखेंगे कि जब प्रिज्म से वाइट लाइट पास होती है, विजिबल रेडिएशन पास होती है, तो क्या होता है, ये इन सारे कलर्स में क्या होती है, अलग अलग हो जाती है। विबग्योर्स कलर्स में ये क्या हो जाती है, ये डिस्पर्स हो जाती है, डिस्पर्जन हो जाता है, ठीक है। स्कैटरिंग हो जाती है, स्कैटरिंग नहीं होती, डिस्पर्जन हो जाता है, ठीक है, डिस्पर्जन हो जाता है। किसमें किसमें, वायलेट में, ये पूरा आपको कलर तो पैटर्न याद होगा ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो
ऑरेंज और रेड, ठीक है। अब यहाँ पे हम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो वायलेट की आप देखिए वेवलेंथ कितनी कम है, ठीक है, वायलेट की वेवलेंथ कितनी कम है, तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। इंडिगो की थोड़ा ज़्यादा वेवलेंथ है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी और कम होगी। ब्लू की और ज़्यादा वेवलेंथ है, ठीक है, ब्लू की ये देखिए ये इतनी वेवलेंथ है, ब्लू की ये वेवलेंथ है, ठीक है। इंडिगो की इतनी वेवलेंथ थी और जो है वायलेट की इतनी वेवलेंथ थी। तो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है, यहाँ पे ये वेवलेंथ हो गई, ऑरेंज पे इतनी हो गई और रेड पे तो इतनी ज़्यादा होगी। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एनर्जी और फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वेवलेंथ सबकी लिख ली है, फ्रीक्वेंसी लिख ली है और एनर्जी लिख ली है, ठीक है। तो वायलेट की जो वेवलेंथ है वो 380 से 450 नैनोमीटर है। अब बढ़ती जा रही है ना, यहाँ देखिए यहाँ पे बढ़ती जाएगी, ऊपर जाते जाते विबग्योर से बी से आई बी, यहाँ पे क्या होगा वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। 450 से 485 हो गई ब्लू की वेवलेंथ, 485 से 500 नैनोमीटर हो गई क्यान की, ग्रीन की क्या हो गई 500 से 565, येलो की क्या हो गई 565 से 590, 590 से 625 ऑरेंज की हो गई, और रेड की हो गई 625 से 750। मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ क्या हो गई रेड की हो गई। तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो जाएगी और एनर्जी और कम हो जाएगी, ठीक है। इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 400 से 480 हर्ट्ज की है। एनर्जी 1.65 से 1.98 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये पूरी टेबल आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमने विजिबल लाइट देखी, विजिबल लाइट की हमने यहाँ पे रेंज देखी 4 × 10⁻⁻7 मीटर से 7 × 10⁻⁻7 मीटर तक रेंज थी। फिर हमने जो विजिबल लाइट है उनको डिस्पर्जन किया, विबग्योर कलर के बारे में देखा कि कैसे विबग्योर कलर वेवलेंथ उनकी होती है, उनकी रिस्पेक्टिव स्पीड, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी कैसे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने विजिबल रेडिएशंस के बारे में देखा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रेस की ओर, जो कि होंगी इंफ्रारेड रेस। इंफ्रारेड के बाद देखेंगे माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स के बाद देखेंगे रेडियो वेव्स। तो अब हम यहाँ इंफ्रारेड रेस की बात करेंगे। इंफ्रारेड वेव्स को किसने डिस्कवर किया था, तो विलियम हर्शल साहब ने डिस्कवर किया था, ठीक है, विलियम हर्शल साहब ने डिस्कवर किया था। एक बार रिवाइज करते हैं, गामा रेस किसने किया था, तो गामा रेस किया था पॉल विलियर्ड और हेनरी बेक्वेरेल साहब ने। एक्स रेस किसने डिस्कवर किया था, तो एक्स रेस डिस्कवर किया था विलियम रॉजन साहब ने। अल्ट्रा वायलेट किसने डिस्कवर किया था, तो रिटर साहब ने किया था। और अब इंफ्रारेड रेस पे आ गए हैं, तो इंफ्रारेड रेस किसने डिस्कवर किया है, विलियम हर्शल साहब ने ये डिस्कवर किया है। इनकी वेवलेंथ क्या है, 7 × 10⁻⁻7 मीटर से टू 10⁻⁻3 मीटर तक, ठीक है। मतलब 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर तक इनकी रेंज है, ठीक है। वेवलेंथ बढ़ती जा रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होती जाएगी। 300 गीगाहर्ट्ज से 430 टेराहर्ट्ज तक हो गई है, ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसी इनकी कम होती जा रही है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, और एनर्जी भी कम होती जा रही है। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एनर्जी कम होती जाएगी, ये तो हमें पता ही है। इंफ्रारेड का यूज़ कहाँ कहाँ पे है, तो ये किसी ऑब्जेक्ट को हीट करने के लिए यूज़ हो सकता है, नाइट विजन कैमराज में यूज़ होते हैं, और टीवी के रिमोट कंट्रोल में ये यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। टीवी के रिमोट कंट्रोल में, नाइट विजन कैमराज में, और किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करने के लिए इंफ्रारेड रेडिएशंस यूज़ किए जाते हैं, इंफ्रारेड रेस यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ये देखा, यहाँ पे इंफ्रारेड ये रही, ठीक है। इनकी वेवलेंथ देखिए इतनी बढ़ गई है, वेवलेंथ बढ़ गई है तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी दोनों ही कम हो गई है, ठीक है। विजिबल रेस की इतनी थी, अल्ट्रा वायलेट की इतनी कम थी, एक्स रेस की उनसे कम थी, और गामा रेस की तो काफ़ी ज़्यादा कम थी। इसी हिसाब से एनर्जी जो थी गामा रेस की सबसे ज़्यादा थी, एक्स रेस की थोड़ी कम थी, अल्ट्रा वायलेट की थोड़ी और कम थी, विजिबल रेडिएशंस की और कम हुई, इंफ्रारेड की और कम एनर्जी होती जा रही है, ठीक है। तो ये हमने देखा है वेवलेंथ जो है इनडायरेक्टली रिलेटेड है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी से। अब हम लोग बढ़ते हैं माइक्रोवेव की तरफ। तो यहाँ पे हमने देखा किसके बारे में, गामा रेस के बारे में देखा, एक्स रेस के बारे में देखा, यूवी रेस के बारे में देखा, विजिबल लाइट के बारे में देखा, इंफ्रारेड रेस के बारे में देखा। अब हमारे पास शॉर्ट रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव बचे हैं, और लॉन्ग वेव रेडियो बचे हैं, ठीक है। ये दो लास्ट में रेडियो वेव्स बची हैं, जो कि शॉर्ट वेव्स हैं और लॉन्ग रेडियो वेव्स हैं, ठीक है। इनके बारे में देख लेते हैं। तो शॉर्ट वेव्स को किसने डिस्कवर किया था, शॉर्ट वेव्स को डिस्कवर किया था हेनरी हर्ट साहब ने, ठीक है। हेनरी हर्ट साहब ने इनको डिस्कवर किया था शॉर्ट रेस को। इनकी वेवलेंथ क्या है, इनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, 10⁻³ - 3 to 1 मीटर से, ठीक है। तो
1 मिलीमीटर से लगभग 1 मीटर तक की इनकी रेंज होती है। इनका यूज़ किस में है? फॉर ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो एंड टीवी सिग्नल्स, ठीक है, टीवी सिग्नल्स और रेडियो सिग्नल्स में इनका ट्रांसफ़र किया जाता है, मतलब इनके ट्रांसफ़र से रेडियो सिग्नल्स और टीवी सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जाता है। माइक्रोवेव्स यूज्ड इन रेडार एंड माइक्रोवेव अवन आर ऑल्सो रेडियो वेव्स, तो जो रेडार में यूज़ होती हैं और जो हमारे घर में माइक्रोवेव अवन्स होते हैं उनमें भी शॉर्ट वेव रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं, ठीक है, शॉर्ट रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं, याद रखिएगा, लॉन्ग नहीं होती है, ठीक है। मैनी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट सच एज पल्सर एमिट रेडियो वेव्स, ठीक है, तो कुछ जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पल्सर्स होते हैं, ठीक है, कुछ और होते होंगे, वो क्या करते हैं, क्वार्ट्स होते हैं, वो सब क्या करते हैं, वो सब शॉर्ट वेव रेडियो एमिट करते हैं, ठीक है, शॉर्ट रेडियो वेव्स एमिट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट वेव रेडियो की बात की। अब लॉन्ग वेव रेडियो को डिस्कवर किसने किया था? तो इन साहब थे, ये साहब थे मार्कोनी साहब, ठीक है, मार्कोनी साहब जो थे इन्होंने डिस्कवर किया था। वेवलेंथ रेंज इनकी कितनी थी? तो 1 से लेकर 10⁻⁴ मीटर तक, ठीक है। अब ये किस में अप्लाई होते हैं? तो रेडियो और टीवी प्रोग्राम्स में ही अप्लाई ये भी होते हैं, ठीक है। तो इनका जो शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव का जो एप्लीकेशन है वो मोर और लेस सिमिलर है, बस कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। बस आपको याद रखना है कि शॉर्ट रेडियो वेव्स किसने डिस्कवर की थी? तो हेनरी हर्ट साहब ने की थी। इनकी रेंज कितनी है? तो 1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक। और लॉन्ग वेव रेडियो किसने डिस्कवर किया था? तो ये मार्कोनी साहब ने डिस्कवर किया था। और इनकी रेंज क्या है? 1 से 10⁻⁴ मीटर तक इनकी रेंज है। और एप्लीकेशंस इनके बारे में हम लोग ने देख लिया था। अब इनकी वेव्स इतनी ज़्यादा हैं तो एनर्जी और जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा कम होगी, ठीक है, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी दोनों ही बहुत कम होगी इनकी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में देखा, उनके एप्लीकेशंस के बारे में देखा, उनकी डिस्कवरी किसने की थी ये देखा, साथ ही साथ हमने साथ साथ देखते चले गए कि गामा रेज वेवलेंथ के हिसाब से अपने एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में कैसे डिफर कर रही है। तो सारी रेस के लिए हमने देखा उनकी वेवलेंथ के हिसाब से कैसे एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डिफर हो रही थी, साथ ही साथ सबके एप्लीकेशंस देखे। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। अब हम लोग इसके बाद जो भी क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको डील करेंगे, उनको टेस्ट करेंगे कि हमारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारी एक्यूरेसी का लेवल क्या है, ठीक है। तो यहाँ तक साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।